नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या कर सकती है, बॉस ये देश बीते 10 साल में बहुत अच्छे से देख चुका है। विपक्षियों की कैसे नींद उड़ा सकते हैं दोनों मिलकर, यह विपक्ष भी देख चुका है। और आज इसी मोदी शाह की जोड़ी ने एक दिन में एक साथ लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में इंडी गठबंधन के धागे खोल दिए। यूं कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने आज तहलका मचा दिया। एक तरफ न राहुल गांधी कोई काम आ रहे हैं, न प्रियंका वाड्रा चल पा रही हैं, अखिलेश यादव की तो बात ही नहीं कोई सुन रहा, न ममता बनर्जी का कोई जलवा दिख रहा है। जलवा अगर दिख रहा है तो दो ही नाम है बॉस, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। और हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद तो दोनों पूरे रौले में है भाई। सच पूछिए तो आज मोदी शाह का सियासी अटैक देखकर इंडी गठबंधन सकपका गया होगा। मोदी शाह के डबल अटैक की शुरुआत लोकसभा से हुई, जहां पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाकर मोदी सरकार ने विपक्ष को झटका दे दिया। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरह से इंडी गठबंधन ने छाती पीटी है, उसी से पता चलता है भाई कि मोदी शाह की जोड़ी ने इनकी कैसे हालत खराब कर रखी है। शाम होते होते पिच पर अमित शाह उतर गए। उन्होंने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान ऐसी छिलाई की है विपक्ष की, छील दिए बॉस कांग्रेस एंड कंपनी। पहले सुनिए संविधान पर चर्चा में अमित शाह ने आज राज्यसभा में क्या क्या कहा है, फिर आपको वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर मचे बवाल और उठ रहे हर सवाल की सच्चाई बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल में असल में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले अमित शाह को तो सुनिए। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया, कब मतदान हुआ, किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए, न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप, इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वही कानून होगा। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर, उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है, कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको। अमित शाह ने एक एक मुद्दा उठाकर कायदे से कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं उनको कायदे से जवाब दिया। अमित शाह ने तो राज्यसभा में इंडी गठबंधन और कांग्रेस को जैसे छील दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इंडी गठबंधन को शॉक दे दिया जब एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में बिल आ गया बॉस। जो लोग कहते थे कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो गए, सीटें घट गईं, उन्हें अब पता चल गया कि बॉस नरेंद्र मोदी नंबर की परवाह करने वालों में से नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि सीट 300 है या 240 है। उन्होंने पहले ही कहा था कि पहले ही साल में ऐसा ऐसा काम करूंगा कि देश में हलचल पैदा हो जाएगी।
मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, आज साबित हो गया। पिछले टर्म में उन्होंने कह दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं लगा हुआ हूं, लाऊंगा इसको। तीसरे टर्म के 6 महीने में ही नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम उठा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीट 240 है कि 300। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश किया तो बॉस विपक्ष ने आसमान सिर पे उठा लिया। ऐसा बवाल काटे ये लोग जैसे नरेंद्र मोदी कोई बिल नहीं सुनामी ले आए। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में विपक्ष के मुंह में जो आया बॉस वो बोले ये लोग। यहां तक कि बिल में हिंदू मुसलमान भी हो गया। यह तक कहा जाने लगा कि यह बिल तो, आप बात सब सुनिए कैसी कैसी बात ये लोग की है। कोई कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुसलमान विरोधी है। कैसे मुसलमान विरोधी हो गया बॉस? संविधान विरोधी है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, राजनीतिक फायदे के लिए बिल लाया गया है। कोई कह रहा है, कोई कह दिया कि नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, उनका ईगो शांत करने के लिए बिल लाए। नरेंद्र मोदी तानाशाही दिखा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। बिल से राज्यों की ताकत को कम किया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। मोदी जी देश को प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं। लोगों की बार बार वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है बॉस। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ये हो, मतलब करा ही नहीं पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन। अरे नहीं करा पाएंगे, जिसको करना है कराना है उस पे ना छोड़ो। आपको चुनाव लड़ना है ना भाई। आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने कहा अपने ऑफिस में 20 लोगों को कि आओ तुम मेरे घर पे आज डिनर पे आओ, पार्टी दूंगा। तो आप ना बोलिएगा बॉस कि मेरे घर में जो खाना बनाने वाली कुक हैं वो नहीं आई, हम नहीं दे पाएंगे पार्टी। मेरे घर में इतना बर्तन नहीं है कि 20 लोगों का खाना बन पाए। आप ना बोलिएगा बॉस कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कि जिसको बुलाए वही बोलने लगेगा कि तुम नहीं दे सकते हो पार्टी। अरे जो पार्टी दे रहा है उसको ना देने दीजिए। तो जिसको कराना है उसको बोलने दीजिए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। जिनको खाली चुनाव लड़ना है वही कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी। आज इस बिल को लेकर कैसे घमासान मचा, आप उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी पार्टी किस लॉजिक से इसका क्या विरोध कर रही है और उस लॉजिक में कितना दम है। हम आपको फैक्ट्स के साथ बताएंगे। गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। स्वयं मनसा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर आज ऐसा बवाल इंडी गठबंधन ने मचाया। उसमें उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना तो माथा पीट लेगा, जरा सा अगर लॉजिक लगाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लॉजिक ये लोग दे रहे हैं जिनमें कोई दम ही नहीं है। इन्हें सुनकर यही लग रहा था कि सिर्फ मोदी विरोध की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे नई संसद बनी, इनको विरोध करना था। सब जानते थे कि पुरानी संसद खत्म हो रही है, 2011 से था कि नहीं बननी चाहिए, किसी दिन कांड हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बना दिया नई संसद को, तो विरोध करो। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन। अब नरेंद्र मोदी कोई अपने घर के लिए तो कानून नहीं ला रहे हैं। इंडी गठबंधन को ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ये कानून लाकर आजीवन पीएम बन जाएंगे। एक साथ चुनाव के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही लॉजिक देते नजर आए। ओवैसी ने कहा कि एक नेता के ईगो को मसाज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। आप पहले सुनिए ईगो वाला बयान, फिर अमित शाह ने क्या जवाब दिया, जिससे ओवैसी भी हक्का बक्का रह गए, वो भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी वन नेशन इलेक्शन से। पहले ओवैसी को सुनिए। Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy
This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you. ओवैसी कह रहे हैं कि यह बिल नरेंद्र मोदी की जिद की वजह से लाया जा रहा है, उनके ईगो मसाज के लिए लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा देश पर थोप रहे हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के ईगो के मसाज का ही सवाल होता तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को जेपीसी में भेजकर और चर्चा के लिए नहीं कहते ना। वो तो कहते कि ला दिया, आप लागू करो इसको। वो खुद कह रहे हैं कि भाई जेपीसी में भेजो, सारे दल से चर्चा करो, पूछो वो लोग क्या चेंज चाहते हैं, उसको ऊपर नीचे करके किया जाए इस बिल को। ना ही इस बिल को लाने से पहले हाई लेवल पैनल का गठन करते अगर उनका ईगो मसाज का मसला होता, ना ही बिल का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले 47 राजनीतिक दलों से बातचीत की जाती। अगर ईगो की बात होती तो नरेंद्र मोदी 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते। अगर ईगो की ही बात होती तो नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 5 साल इंतजार करते। 2019 में जब बहुमत था तभी ले आते। लेकिन विपक्ष ने तो कसम खाई हुई है कि नरेंद्र मोदी के हर कदम का विरोध करना है, कुछ नहीं मिले तो कह दो ईगो के लिए हो रहा है। ईगो मसाज जैसी बातें की जा रही है। इस पर आज लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई पीएम ने खुद कहा है जेपीसी को भेजो, सबसे राय ले लो। कौन बात का ईगो भाई? सुनिए अमित शाह को। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। देखिए, मसला ईगो का है ही नहीं, ना ही किसी और चीज का है। इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कहा क्या क्या इन लोगों ने। अमित शाह के बयान के बाद तो सारी शंकाओं पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन मोदी विरोध के बिना विपक्ष का दिन कैसे खत्म होगा? कांग्रेस भी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने लगी। प्रियंका वाड्रा ने तो इस बिल को गैर संवैधानिक बता दिया। एक बार कांग्रेस पार्टी ने संसद के बाहर, संसद के अंदर इस बिल का विरोध करते हुए क्या कहा है वो सुनिए, फिर कांग्रेस के लॉजिक को तराजू पर तौलकर आपको बताऊंगा कि उसमें दम कितना है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं। संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन बॉस उसके बाद जो चुनाव होते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के, उसमें कितना खर्च हुआ वो क्यों नहीं बता रहे हैं? उसी खर्च को तो क्लब करने की बात हो रही है
और उसके अलावा क्या नुकसान होता है वो मैं आपको आगे बताऊं। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का यही लॉजिक है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल संविधान विरोधी है, यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब विपक्ष के इस लॉजिक पर तो किसी को भी हंसी आ जाए, क्योंकि जो लोग संविधान बनाने का हिस्सा रहे वो खुद वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनकर आए थे। पहली बार आम चुनाव साल 1951-52 में हुए थे, तब लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए और यह सिलसिला 1967 तक चला। तो जिन्होंने संविधान बनाया उनके आंखों के सामने वन नेशन वन इलेक्शन चलता रहा, तो संविधान विरोधी कैसे था बॉस? उन्होंने नहीं कहा कि हमने संविधान बनाया कुछ और नेहरू जी आप कर रहे हैं कुछ, तब आपको नहीं समझा नेहरू जी संविधान विरोधी थे। जब एक साथ चुनाव कराने का सिलसिला टूटा तो फिर से इस सिस्टम को दोबारा लागू करने की कोशिश भी हुई। साल 1983 में इलेक्शन कमीशन ने एक साथ चुनाव कराने की बात कही। साल 1999 में लॉ कमीशन ने इसका समर्थन किया कि बॉस वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए। साल 2017 में नीति आयोग ने इस पर जोर दिया, लेकिन जैसे बाकी चीजों का हाल था, एक शौचालय देश की महिलाओं को देने के लिए कोई नरेंद्र मोदी लगता है कि हर घर में एक शौचालय कम से कम आ जाए, ये वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं, ये संसद भवन बनवाते हैं। यानी विपक्ष का यह कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ है, या यह लॉजिक देना कि वन नेशन वन इलेक्शन तो संभव ही नहीं है, इन दोनों ही लॉजिक में कोई दम नहीं दिखता। जब देश आजादी हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तब संभव था। आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई तब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता इनके हिसाब से। बॉस, देश एक चुनाव की बात इंदिरा गांधी के जमाने से कर रहा है, लेकिन तब के नेताओं ने हिम्मत नहीं दिखाई कि एक देश एक चुनाव पर कदम आगे बढ़ा लेते। अब नरेंद्र मोदी से इतने सालों बाद कर रहे हैं तो लोग छाती पीट रहे हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि 1967 के बाद देश में वन नेशन वन इलेक्शन का जो चक्र टूटा, वो टूटा कैसे, किसकी वजह से टूटा? साल 1968 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1968 की शुरुआत में ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया था, विधानसभा को भंग कर दिया गया। पंजाब में भी सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, विधानसभा को भंग किया गया। जून 1968 में आंध्र प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर विधानसभा को भंग किया गया। बिहार में भी काफी उठापटक देखने को मिली और 1967 में के बाद गठबंधन की सरकारें बनी, गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा। इसी तरह केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश में हुआ। कहीं सीएम के निधन के बाद विधानसभा भंग हुई, कहीं दूसरी वजह से, कहीं पार्टी के टूटने से, तो कहीं सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से विधानसभा को भंग कर दिया गया। और इस तरह देश में एक साथ इलेक्शन का सिलसिला टूट गया। साल 1967 में पहली बार कांग्रेस बिना नेहरू के आम चुनाव में उतरी थी। कांग्रेस लगातार चौथी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी यह जीत पिछले 3 चुनावों जैसी नहीं थी। इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनी, लेकिन आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनावों में उन्हें झटका लगा। कांग्रेस को 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। राज्यों में बदले समीकरण की वजह से कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी मनमानी की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया। जो कसर बाकी रह गई थी उसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में पूरा कर दिया। लोकसभा के जो चुनाव 1972 में होने चाहिए थे उसे भी 1 साल पहले 1971 में ही करवा दिया। यानी इंदिरा गांधी के दौर में ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला टूटा। यही बात आज राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने याद दिलाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही इस देश में एक साथ होने वाले चुनाव का पैटर्न खत्म हुआ था। एक बार जेपी नड्डा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब इस वन नेशन वन इलेक्शन में मुसलमान का एंगल कौन ले आया है और क्या हो रहा है। कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। खुद के राज में कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव का पैटर्न तोड़ा, वो भी अपने फायदे के लिए। लेकिन जब देश के फायदे की बात हो रही है तो पूरा इंडी गठबंधन हल्ला मचा रहा है। इंडी गठबंधन में एक से बढ़कर एक कलाकार नेता है बॉस। कुछ नेता तो एक देश एक चुनाव में हिंदू मुसलमान का एंगल ले आए और मुस्लिम पॉलिटिक्स करने लगे। इन्हीं में से एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक देश एक चुनाव पर भी मुस्लिम पॉलिटिक्स घुसेड़ दी बॉस। सुनिए एक बार सर को। और ये
संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। इस देश में कुछ ऐसा है जो इन लोगों के हिसाब से मुसलमान विरोधी नहीं हो रहा। मुसलमान जो विक्टिम कार्ड या विक्टिम होने की भावना से ग्रस्त है, इन्हीं लोगों ने भरा हुआ है। अच्छा, बीच में सरकार गिर गई तब क्या होगा, ये आपको अभी आगे बताऊंगा। इनका ये जो कह रहे हैं वो हिसाब ठीक नहीं है। हमने आपको कल ही बताया था कि इंडी गठबंधन में मुस्लिम और दलित वोटों की छीना झपटी चल रही है। धर्मेंद्र यादव का आज का बयान इसी लड़ाई का नतीजा है। कल प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में बैग लहराकर खूब माहौल सेट किया। इससे समाजवादी पार्टी तनाव में आ गई होगी। उन्हें लगा कि प्रियंका वाड्रा तो उनके वोट बैंक में सेंध लगा देंगी, तो आज उसी बेचैनी में धर्मेंद्र यादव बिल को मुसलमानों से जोड़ने लगे, ताकि संसद में मुसलमानों को यह मैसेज दिया जाए कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की आवाज उठाती है। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में विपक्ष ये लॉजिक भी दे रहा है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगे, उनके मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। आप एक बार तेजस्वी यादव को सुनिए, वो यही लॉजिक दे रहे हैं। उसके बाद आपको इस लॉजिक का भी दम बताऊंगा कि क्या रीजनल पार्टीज खत्म होंगी या नहीं, उसके फैक्ट्स बताऊंगा। जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। ओवैसी ने भी कहा, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ। वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को जो खतरे का लॉजिक दिया जा रहा है, उसमें भी बॉस कोई जान नहीं, क्योंकि अभी भी लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इसमें ज्यादातर क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनती हैं। जैसे साल 2014 में लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। इसमें 2 राज्यों में, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी की तो नहीं बनी, बीजेपी केंद्र में आई थी। इसी तरह से साल 2019 में इन्हीं 4 राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव हुए। 4 में से 3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बनी, जिसमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा शामिल था। नरेंद्र मोदी की सरकार तो केंद्र में बन रही थी, राज्य में रीजनल पार्टीज तो खत्म नहीं हुई। 2014 में 5 राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव हुए और 5 में से 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की सरकार बनी 24 में। यानी यह कहना कि एक साथ चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टी जीत ही नहीं पाएगी, यह फैक्चुअली तो नहीं दिख रहा, यह बचकानी बात लग रही है बॉस। भारत की जनता को इस तरह से कोई बरगला नहीं सकता, उसकी समझदारी पर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। रीजनल पार्टीज तो खत्म नहीं होंगी, यह बेवजह का डर दिखाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। डर रीजनल पार्टियों को नहीं, डर कांग्रेस को होगा, क्योंकि एक फैक्ट यह है कि पिछले 25 साल में जहां जहां भी लोकसभा चुनाव के साथ कोई दूसरा चुनाव हुआ है, वहां कांग्रेस की दुर्गति हुई। इसलिए ये लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। रीजनल पार्टी तो चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस जीत नहीं पाती। जैसे आप देखिए कि 1999 से 2024 के दौरान 25 साल का जो डेटा है वो बताता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के करीब 20 चुनाव हुए, लेकिन इन 20 चुनावों में 19 बार वही पार्टी विधानसभा में जीती जिस पार्टी को उस राज्य में लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें मिली। इसमें रीजनल पार्टियों को भी जीत मिली, बीजेपी को भी जीत मिली, लेकिन सबसे कमजोर कांग्रेस साबित हुई। सिर्फ ऐसा 2 बार हुआ जब किसी राज्य में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस को दोनों में जीत मिली। ऐसा 1999 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ, जब उसके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे। तब कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती और कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी कांग्रेस को आई। इसी तरह से 2009 में आंध्र प्रदेश के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे, विधानसभा
चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी कांग्रेस को आई। यानी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होता है। भाई रीजनल पार्टीज का कोई नुकसान नहीं है। आपको याद होगा 2019 में, मान लीजिए उड़ीसा का एग्जांपल लीजिए, बीजेडी वहां विधानसभा भी जीती, लोकसभा के साथ चुनाव हुए थे, और जो राज्य की लोकसभा की सीटें थी वो भी बीजेडी ने जीती, बीजेपी तो नहीं जीती थी। तो फिर कांग्रेस का पहला डर यही है कि एक साथ चुनाव होने की स्थिति में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। दूसरा डर यह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर राज्यों में भी लोकसभा की तरफ वोट डाल दिए गए तो कांग्रेस की रही सही राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जहां पर रीजनल पार्टियां प्रभावी हैं वो तो जीत जाएंगी, कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल आज पेश हुआ है, उसके कुछ ऐसे प्रावधानों के बारे में आपको बताता हूं जिस पर इंडी गठबंधन बवाल मचा रहा है। बिल में यह प्रावधान है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साल 2029 में एक साथ होंगे। इसके लिए जिन विधानसभा का टर्म 2029 से पहले खत्म होगा उन्हें 2029 तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा, और जिन विधानसभाओं का टर्म 2029 के बाद खत्म हो रहा है उन्हें 2029 में साथ में खत्म करा के एक साथ चुनाव करा दिया जाएगा। तो इसमें भी मिक्स्ड फायदा नुकसान है। भाई जिनका बढ़ेगा उसमें कर्नाटक भी तो है, कांग्रेस की सरकार है, वो भी बढ़ जाएगा, 2029 तक चला जाएगा। इसमें विपक्ष के राज्य भी शामिल होंगे जिनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसी तरह बीजेपी शासित राज्यों में भी होगा। विपक्ष का यह कहना है कि साल 2029 में जब सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ हो जाएंगे तो उसके बाद अगर किसी भी राज्य में सरकार गिरी तो उससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। केंद्र सरकार वहां अपना शासन चलाने लगेगी। क्या पूरे देश में फिर से एक साथ चुनाव होगा कहीं भी एक जगह सरकार गिर गई तो? लेकिन ऐसा भी नहीं है। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर मान लीजिए यूपी में साल 2029 में चुनाव हुए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और 2031 में 2031 में मान लीजिए यूपी में विधानसभा भंग हो जाती, तो यूपी में खाली फ्रेश चुनाव होंगे, पूरे देश में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा। और यह चुनाव 5 साल के लिए नहीं बल्कि जो बचे हुए 3 साल होंगे उनके लिए होंगे। मतलब 2031 में मान लीजिए यूपी में फिर चुनाव कराना पड़ा तो जो नई सरकार बनेगी वो 2034 तक के लिए होगी। फिर 2034 में जब पूरे देश में चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो फिर यूपी में भी होगा। मतलब किसी भी राज्य का एग्जांपल यूपी दे रहा हूं। तो यह कह देना कि भाई हर बार क्या एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा, नहीं बॉस, ऐसा नहीं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई सरकारें गिरा देगी बीजेपी को, अरे भाई आप कहते हैं बीजेपी सरकार गिराती है धन बल से, सत्ता बल से, फलाने ढिमकाने से, तो सरकार गिराएगी तो बीजेपी को ही नुकसान होगा ना। जितना समय बचा है उतने के लिए सरकार बनेगी, 5 साल के लिए नहीं बनेगी। तो इसमें तो आपका ही फायदा है, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ये सब करती है। इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव हुए और अगर कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर गई तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। यह तर्क भी गजब का ही है। अगर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सहयोग से केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे, लेकिन 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा। 15 में फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी जीती, केजरीवाल ना जीते बॉस। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 2015 से 2018 तक बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, वहां टर्म पूरा नहीं हो पाया। इस साल जब जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ना जीती जी। इसी तरह साल 2018 में तेलंगाना में मिड टर्म चुनाव हुए, वहां भी सरकार बीआरएस की बनी, कौन सा बीजेपी जीत गई। तो यह लॉजिक भी गलत है कि इस बिल से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। एक तो आजकल ज्यादातर सरकारें कार्यकाल पूरा करती हैं, बीच में गिरने की सरकार जो है वो एकाधी कोई घटना दिखती होगी आपको पिछले 10 साल में। दूसरी बात, कार्यकाल बीच में खत्म होने पर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है बिल में। कई उदाहरण हैं जिसमें बीच में कार्यकाल खत्म होने पर दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी के विरोधियों की सरकार बनी। यानी सच कुछ और है, माहौल कुछ और बनाया जा रहा है। और आप भी सोच रहे होंगे ना कि जब कोई लॉजिक है ही नहीं तो ये लोग क्यों परेशान है। माहौल बनाने वाले नए नए तर्क ढूंढ ढूंढ के गड्ढे से निकाल निकाल के क्यों ला रहे हैं, ये अभी बताऊंगा। लेकिन आप सुनिए तर्क कैसे कैसे। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि एक देश एक चुनाव लागू करने से पहले चुनाव आयुक्त का भी चुनाव होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो चुनाव आयुक्त का चुनाव क्यों नहीं होता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं, ईवीएम से होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर भी संदेह। सोचिए, नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव पर बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडी गठबंधन अब भी ईवीएम पर अटका है, जबकि इनके ही इंडी गठबंधन के साथी उमर अब्दुल्ला से लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं कि भाई एक बार तय कर लो, ईवीएम में दिक्कत है तो लड़ाई लड़ो,
जीतोगे तो जश्न मनाओगे, हारने पे बहाना बनाओगे, ये नहीं ना चल सकता है। विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना इंडी गठबंधन का पैटर्न है। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है, इससे जनता के नियमित वोट करने का अधिकार छीना जाएगा। यह सिर्फ बिल नहीं है, यह लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। इस बिल के खिलाफ बंगाल शांत नहीं बैठेगा। इस गैर लोकतांत्रिक एजेंडे से भारत को पूरी ताकत से बचाएंगे। अब सोचिए कि कैसा लॉजिक है कि एक देश एक चुनाव से वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। वोट तो पहले भी सब करते थे, अब भी सभी करेंगे। बार बार करने की जगह एक बार करेंगे। ये कोई मजे की बात है कि हर बार आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां से घर छुट्टी लेके घर जाइए वोट देने के लिए, और आपकी जो है सैलरी कटे या आपको छुट्टी मिले ना मिले, साल में 5 बार वोट करते रहिए। गेम चल रहा है, वीडियो गेम है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के ज्यादातर लॉजिक खत्म दिख रहे हैं, फिर भी विपक्ष लकीर पीट रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है बॉस? इसके पीछे वजह है नरेंद्र मोदी। विपक्ष इस तनाव में है कि अगर नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को ले आए तो बॉस पहले ही उनके नाम पर बहुत सारी चीजें दर्ज हो गई हैं जो उन्होंने देश में इतिहास रच दिया है। ये एक और इतिहास रच देंगे। दूसरी बड़ी बात, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो इससे देश में जो बदलाव आएगा, मोदी को हराना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को और बड़ा फायदा होगा। जनता के बीच नरेंद्र मोदी और मजबूत हो जाएंगे। फिर मोदी को ये लोग हराएंगे कैसे? अभी नहीं हरा पा रहे, तब तो और दिक्कत हो जाएगी। ये है इनकी असली दुखती नब्ज। भाई वन नेशन वन इलेक्शन से अनुमान है कि जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। अगर इसे रुपए में देखें तो यह करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के करीब हो सकती है। महंगाई में भी करीब 1% की और कमी आ जाएगी। चुनाव की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसकी वजह से सरकार का बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत पैसा बर्बाद होता है, बहुत काम रुकता है। जैसे साल 2014 में चुनाव की वजह से करीब 7 महीने देश के बहुत बड़े हिस्से में विकास के काम ही नहीं हो पाए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, अलग अलग जगह चुनाव हो रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह भी दावा है कि इसके लागू होने से वोटर टर्न अराउंड 7% बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, देश में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि भाई जो निवेशक है उसको पता है कि किसकी सरकार चल रही है, क्या 5 साल का हिसाब किताब रहना है। जो वोटर टर्नआउट बढ़ने की बात है वो इसलिए भी है, कई बार प्रवासी जो हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, उनको बार बार चुनाव के लिए वोट देने आना पड़ता, नहीं आ पाते भाई। एक बार आएंगे, वोट देके जाएंगे, उनका पैसा बचेगा, खर्चा बचेगा, सो अलग। अब ये 4.5 लाख करोड़ अगर बचेगा तो स्वास्थ्य में लगेगा, शिक्षा में लगेगा, देश के काम में लगेगा। महंगाई कम होगी तो आपका पैसा बचेगा। तो बॉस, देश बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट दे देंगे, तो ये लोग नरेंद्र मोदी को हराएंगे कैसे? इनका दर्द ये है। बात यही है कि नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन रोक नहीं पा रहा। अगर एक देश एक चुनाव हो गए, देश और ज्यादा तरक्की करने लगा, तो क्रेडिट कहीं नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए, और नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिल गया तो इंडी गठबंधन अभी खत्म हालत में है, फिर क्या बचेगा? एक्चुअली ये लोग देश के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं। पर देखिए क्या रहता है मामला। हमें लगा पाठशाला में आपको हर चीज हम विस्तार से समझाते हैं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले। मुझे उम्मीद है आप वन नेशन वन इलेक्शन के आज के डेट में मास्टर होंगे। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी शाह ने जो किया वो तो आपने देख लिया। योगी कम रौले में नहीं चल रहे। हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए अब सीएम योगी ने वो फाइल खोल दी जिससे तूफान आने वाला है। 46 साल पहले हिंदुओं पर हुए अत्याचार का वो सच जिसने योगी को आग बबूला कर रखा है, अब उसका चैप्टर। यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, वैसे वैसे संभल में सदियों से दबाए गए इतिहास की सच्चाई देश और दुनिया के सामने आने लगी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जैसे जैसे बाबा का बुलडोजर चल रहा है, संभल में कई सालों से बंद पड़े मंदिरों के ताले टूट रहे हैं, मंदिरों पर ताले लटकने का कड़वा सच भी सामने आ रहा है। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शुरू हुआ बवाल अब दशकों के बंद पड़े मंदिर और साल 1978 में संभल में हुए अब तक के सबसे खौफनाक दंगों तक पहुंच गया। आज पाठशाला में 46 साल पहले संभल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था उसका वो अनसुना सच आपको दिखाऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसने योगी आदित्यनाथ के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। साथ ही बताऊंगा कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने कौन सी फाइल खोल दी है जिससे तूफान आने वाला है।
लेकिन पहले देखिए संभल में मिल रहे नए नए मंदिरों और कुओं को लेकर सीएम योगी ने विरोधियों को कैसे निशाने पर लिया और बता दिया कि भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। यहां आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। एक तरफ संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ फायर मोड में है, सनातन पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ संभल हिंसा की जांच में हर रोज सनातन से जुड़े इतिहास के नए सबूत मिल रहे हैं। संभल में 4 दिन के अंदर दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। इन मंदिरों के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और ये दोनों मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में। आज संभल के सराय तरीनी इलाके में एक बंद पड़े मंदिर पर जांच में जुटी टीम की नजर पड़ी। जब मंदिर पर लगे ताले को खोला गया तो पता चला कि ये राधा कृष्ण मंदिर है। इसके बंद पड़े होने का कनेक्शन भी संभल में 1978 में हुए दंगों से निकला, क्योंकि दंगों के बाद इलाके से हिंदू परिवारों को घर छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मंदिर में ताला लग गया। हालांकि अब इस मंदिर का ताला खुल चुका है, मंदिर की साफ सफाई हो रही। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ ही बजरंगबली की भी मूर्ति मौजूद है। संभल से मिले राधा कृष्ण मंदिर पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि 4 दिन पहले जो वहां हुआ था संभल में, उसका आज परिणाम क्या दिख रहा है। इस मंदिर में अब जो सफाई है वो हो रही है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर काफी समय तक बंद था। एक समय पे यहाँ हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन जब हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर गई और जब यहाँ पर जो लोग यहाँ से चले गए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्होंने कब्जा कर लिया और ये जो पूरा मंदिर है ये बंद हो गया। अब अंदर देखिए यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। ये सामने आपको राधे कृष्ण जो है वो नजर आएंगे। देखिए साफ सफाई चल रही है और अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये हनुमान जी आपको नजर आएंगे। यहाँ भी घंटा देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जो घंटी है वो बजा हुआ नजर आए और शेषनाग भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कहानी क्या है? बहुत पुराना मंदिर है, 200-250 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर हमारे सैन्य समाज के लोग रहते थे और पीछे जब दंगा हुआ हम तो छोड़े थे, जब शायद हम पैदा भी नहीं होंगे। कब, कौन से वाले दंगे? 78 दंगे की बात, 78 और 80 में जो दंगा हुआ, उसके बाद सैन्य समाज के लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया और जब से बंदी है और आज प्रशासन की और योगी जी की सरकार में ही खुला है। इस बीच संभल में 4 दिन पहले मिले महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। आज मंगलवार के मौके पर मंदिर में मौजूद बजरंगबली की मूर्ति को चोला चढ़ाया गया। मंदिर में छत्र भी स्थापित किया गया और फूलों से पूरे मंदिर की भव्य सजावट की। सोचिए आप, 46 साल से यह सब नहीं हो रहा था। इसके बाद मंदिर में भगवान की आरती उतारी। एक बार जरा आप तस्वीर देखिए, 46 साल बाद कैसे उस मंदिर में आरती की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने महादेव के मंदिर को फूलों से सजा दिया है तो प्रशासन की टीम मंदिर के पास हुए अतिक्रमण को हटाने में जुट गई। हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले ही कुछ लोगों ने खुद ही मंदिर की जमीन पर आ रहे अपने घरों के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पास से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि संभल में कहां कहां कुएं मिल रहे हैं जिनका जिक्र सीएम योगी भी कर रहे हैं और कौन सी फाइल खोल दी है सीएम योगी ने जिससे तूफान आने वाला है। संभल के अंदर 46 साल बाद आज पहला मंगलवार है जब महादेव और बजरंगबली के मंदिर में जो पूजा है वो होते हुए आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान जो महादेव हैं, जो बजरंगबली हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये जो सामने पीछे इंक्रोचमेंट किया गया था, इसको देखिए तोड़ने का काम शुरू हो गया है।
ये जो घर के मालिक हैं इन्होंने खुद ही कहा था कि वो खुद से इसे तोड़ेंगे। और देखिए अब जो तोड़ने की कार्रवाई है वो लगभग शुरू हो गई है। जो मजदूर है वो पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर जो त्रिपाल है उसे लगाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो मलबा है वो नीचे गिरे तो किसी को लगे नहीं और जो मंदिर की ऊपर की जो मूर्ति है उसको नुकसान ना पहुंचे, मंदिर के पीछे के हिस्से को नुकसान ना पहुंचे। और देखिए यहाँ पर अब जो तमाम हिस्से थे जो बाहर निकले हुए थे उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो देखिए अब शुरू हो गई है। संभल में मंदिरों के साथ ही जगह जगह पर दबाए गए कुएं भी मिल रहे हैं। ऐसा ही एक कुआं संभल में एक मस्जिद के पास भी मिला है जिसे भरकर उसके ऊपर मार्बल लगाया जा चुका था। आज प्रशासन की टीम ने सालों से बंद पड़े इस कुएं की भी खुदाई शुरू कर दी। इससे पहले महादेव मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई के दौरान कई खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं। संभल में लगातार मिल रहे मंदिरों और कुओं के बीच संभल के ऐतिहासिक नक्शे की फिर से चर्चा होने लगी। संभल के करीब 1000 साल पुराने इस नक्शे के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस नक्शे में संभल को एक तीर्थ के तौर पर दिखाया गया है जिसके सेंटर में श्री हरिहर मंदिर है जहां इस वक्त जाबा मस्जिद बनी हुई। इसके साथ ही संभल के इस ऐतिहासिक नक्शे में 19 कुओं का जिक्र है। आज हमारी टीम संभल के इस नक्शे के बारे में जानने के लिए संभल में मौजूद कल्की मंदिर पहुंची। संभल के इतिहास पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर संभल में 46 साल पहले हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था उसका सच सुनाऊंगा। 68-30-19 कूप में ही संभल बसा हुआ है। ये मंदिर है जहाँ इस वक्त आप खड़े हुए वर्तमान में। इस पर लिखा होगा मनु श्री कल्की मंदिर। मनु श्री कल्की मंदिर। इसलिए मैंने बताया कि ये महाराजा मनु ने बनाया है और नहीं तो मनु लिखने का मतलब हरिहर मंदिर के दक्षिण की तरफ मनु श्री कल्की मंदिर है। ये नक्शा बता रहा है। इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ये त्रिकोण में बसा हुआ संभल इसमें दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां बताया जाता है भगवान कल की जहां अवतार लेंगे, उनकी माता और पिता का नाम क्या होगा, कैसे उनके 4 भाई उनके नाम क्या होंगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। साथ ही बाकी जगहों पर क्या है वो भी बताया गया। और पंडित जी एक विशेष बात बता रहे हैं कि ये आपको यहाँ परकोटा दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसे कोट क्षेत्र कहते हैं। कोट क्षेत्र के भीतर ये हरिहर मंदिर है और इसी जगह को लेकर ये विवाद फिलहाल आप जो अभी ताजा आपने डिस्प्यूट सुना और अभी जो चल रहा है वो इसी जगह को लेकर है। ये है वो त्रिकोणीय संभल क्षेत्र। कल ही हमने पाठशाला में आपको संभल के इस खौफनाक दंगों का इतिहास भी बताया था जिसमें करीब 184 हिंदू मारे गए थे, लेकिन पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उनके लिए कोई छाती नहीं पीटता। लेकिन अब खबर है कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने संभल दंगों से जुड़ी फाइल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल जिले के अधिकारियों से दंगे से जुड़ी फाइलें मंगवा ली हैं बॉस। मामले में अब की जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल भी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब यह पता लगाया जाएगा कि इन दंगों की जांच में किस लेवल पर चूक हुई, गवाहों से पूरी जानकारी ली गई या नहीं, क्या सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही तो नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक दंगों की जांच से जुड़ी फाइलें देखने और उनकी समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आप सोचिए बॉस, इस देश में हिंदुओं की जान की कीमत क्या है। 1978 में भी यही थी कि दंगे हो गए, हिंदू को घर छोड़ के जाना पड़ गया, दंगों की जांच ढंग से हुई नहीं हुई। इसके सवाल 46 साल बाद कोई सीएम योगी आते हैं तो वो फाइल खोलते हैं तो उठता है। उसी तरह आपको वो घटना याद होगी साबरमती एक्सप्रेस वाली। ट्रेन में हिंदू जल गए, उसके बाद जो दंगे हुए उनके दंगे की चर्चा है, लेकिन हिंदू महिलाएं बच्चे जला के मार दिए गए उसकी कोई चर्चा नहीं होती। साबरमती एक्सप्रेस वाली, गुजरात वाली। एक फिल्म अब बनती है तब जाके लोग को पता चलता कि अरे हिंदू भी मरे थे। कईयों को तो यह भी नहीं पता। संभल दंगों के वो पीड़ित जो 46 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने इन दंगों में अपनों को खोया है, उन्होंने योगी सरकार की इस पहल पर खुशी जताई, सीएम योगी का आभार जताया। आप सुनिए ये जो दर्द से भरे हुए परिवार हैं वो क्या कह रहे हैं नवभारत के कैमरे पर। मैं योगी जी का पहले धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने जांच बढ़ाई। आज तक ना तो किसी ने कोई जांच ही नहीं करी। मेरे फादर ऐसी उसमें बलवे में मरे थे और कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज ये योगी जी का बहुत धन्यवाद बोल लिया हूँ, योगी जी ने करा है ये इतना। संभल में 46 साल पहले भड़के दंगों के निशान आज भी दिखते हैं। इन दंगों के बाद से इलाके से हिंदुओं को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। हिंदुओं के मंदिरों में ताले लटक गए बॉस। यह तस्वीर संभल में मौजूद उस इमारत की है जहां 1978 के दंगों के दौरान करीब 2 दर्जन हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। इस इमारत का नाम मुरारी लाल की फड़ है।
संभल के दंगों की गवाही दे रही इमारत से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। फिर मुरारी लाल की ये जो फड़ है, इससे जुड़ी दिल दहला देने वाली दंगों की घटना के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसका जिक्र सीएम योगी ने विधानसभा में किया। जहां मौजूद है, ये मुरारी लाल का फड़ कहा जाता था। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मुरारी लाल का फड़ कहलाता था। संभल के अंदर ये मुरारी लाल का फड़ है। इस फड़ की स्थिति आप देखेंगे तो स्थिति देखकर आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या स्थिति है। साल 1978 की बात है। इसी फड़ के अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को जलाया गया था। ये सुन के शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसी फड़ के अंदर, मुरारी लाल का फड़ कहलाता है, इसी के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोगों को उस वक्त जलाया गया था। आप सोचिए क्या स्थिति होगी जब वो बलवा हुआ। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके से जो सारे हिंदू थे वो यहां से पलायन कर गए, वो यहां से चले गए और यहां की स्थिति ऐसी हो गई। दंगों के पीड़ितों और चश्मदीदों के मुताबिक जब 1978 में संभल में दंगे भड़के तो बाजार में भगदड़ मच गई। आसपास के गांव से खरीदारी के लिए पहुंचे हिंदू जान बचाने के लिए भागने लगे। बाजार में मौजूद ग्रामीण हिंदुओं को बचाने को लाला बनवारी लाल अपने साले मुरारी लाल की फड़ में ले गए ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके। लेकिन हिंदुओं के छिपे होने की जानकारी बाजार के दूसरे संप्रदाय के दुकानदारों को लग गई। जिस फड़ में हिंदू छिपे थे, दंगाइयों की भीड़ ने ट्रैक्टर और ट्रॉली की मदद से उसका गेट तोड़ दिया और अंदर मौजूद करीब 2 दर्जन लोगों को जिंदा जला दिया। दंगों के चश्मदीदों ने बताया कि लाला बनवारी लाल ने कई मुसलमानों को उधार दे रखा था। उन्हें लगा कि मुस्लिम उनके साथ काम करते हैं, इसलिए उनके फड़ पर हमला नहीं होगा। लेकिन जब दंगाइयों की नजर बनवारी लाल पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि तुम इन पैरों से उधार के पैसे मांगने आओगे, और फिर उनके पैर काट दिए दंगाइयों ने उस आदमी के पैर जिसने उधार दे रखा था उन लोगों को। इसके बाद दंगाइयों ने लाला से कहा तुम इन हाथों से पैसे लोगे, तो उनके हाथ काट दिए और फिर लाला बनवारी लाल की गला काटकर हत्या कर दी। संभल के 1978 के दंगों के दौरान मुरारी लाल की फड़ में हुई हिंदुओं के नरसंहार का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में किया था। सुनिए एक बार। किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कौन से सौहार्द की बात आप करते हो, जहां जिस व्यक्ति ने जिंदगी चलाने के लिए उधार दिया उसके हाथ पैर काट के गला रेत दिया गया। और उसके बाद जब वहां से लोग चले गए, हिंदू चले गए, मंदिरों पे ताला लग गया, आपने देखा किसी ने छाती पीटी हो कि अरे अरे ये कैसे हो गया। 1 नेशन 1 इलेक्शन में लोग मुसलमान का एंगल ले आते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दंगे हो गए, हिंदू का एंगल नहीं दिखता इन लोगों को। यह है सेक्युलरिज्म इस देश का। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगों से जुड़ी जिस खौफनाक घटना का जिक्र किया, उसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने संभल दंगों के पीड़ितों से बात की। जिस मुरारी लाल की फड़ में 20 से ज्यादा हिंदुओं को जलाने का दावा है, उस लाला बनवारी लाल के परिवार के सदस्य नितेश गर्ग को सुनिए, जो दंगों के वक्त मात्र 15 साल के थे, लेकिन आज बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। हमारी जगह थी यहाँ पर 1978 में दंगा हुआ था। करीब 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था टायर डालकर, और ट्रैक्टर से हमारा फाटक तोड़ के अंदर घुस गए थे मुसलमान, और उन्होंने सब बहुत नुकसान करा। हमारी जो गोदामों में खंडसारी रखी थी करीब 15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए और सब कत्लेआम कर दिया। वहां पे हमारा ट्रक खड़ा था, ट्रक को भी जला दिया। उसके बाद तो फिर सब पलायन करते थे। हमारे घर से पूरा पलायन कर गया, बस हम ही रह रहे हैं। आप सोचिए ऐसी ऐसी चीजें हुई। टायर गले में डालकर जला दिया गया। इस देश में कितने लोगों को यह सब पता है।
संभल में हमें दंगों के कुछ चश्मदीद मिले जो दंगों के वक्त इंटर कॉलेज के छात्र थे। पाठशाला में हमने कल ही आपको बताया था कि शफी मंजर नाम के शख्स के मारे जाने की वजह से किस तरह संभल में दंगे भड़के, ये बात फैली थी कि उसको मार दिया गया। आज उसी बात पर दंगों के चश्मदीद रहे संजय सांकेधर ने भी मुहर लगा दी। उन्होंने बताया कि किस तरह शफी मंजर ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए संभल को दंगों की आग में झोंक दिया था। उस दंगे का तो मेरी आंखों के सामने का था। मैं हिंद इंटर कॉलेज में यहाँ पढ़ता था और सीधा तहसील से ही हम लोगों की पुरानी हवेलियाँ हैं, तो मैं तहसील पर ही निकल रहा था। तभी मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम नेता जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, वो अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के तहत यहाँ पर नेतागिरी चमकाने की नीयत से तहसील पर SDM आया के नारे लगा रहा था। और थोड़ी देर बाद वो सीधा कोतवाली की तरफ को चला और रास्ते में बाजार में जो दुकानें मिली उनको फूंकता हुआ, जो एक रास्ते में सब्जी मंडी आई उसको, उसके साथ 200-250 लोग थे, उन लोगों ने जलाना चालू कर दिया। और कोतवाली के आगे 2 दुकानें उन लोगों ने जलाई। उसके बाद नकासा क्षेत्र जहाँ पर संभल का सबसे बड़ा हाई डेंसिटी का दंगा हुआ, वहाँ पर लाला मुरारीलाल का फड़ था, जहाँ पर खबर पहुंची कि भाई दंगा हो गया है शहर में। तो संभल के निकटवर्ती जो 20-25 किलोमीटर के ग्रामीण अंचल के लोग थे वो उनके लाला के गोदाम में अपनी जान बचाने की नीयत से पहुंच गए। परंतु मुस्लिम आतंकवादी और हत्याई द्वारा वहाँ पर तुरंत ट्रैक्टर की ट्रॉली लगाकर उसको गेट को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में मोर देन 20 से 25 लोगों को मौके पे जिंदा जला दिया गया। लाला बनवारी लाल जी गोयल वहाँ व्यवस्थापक थे, तो उनको चीर दिया गया और काफी लाशें सामने तालाब में डाल दी गई। सोचिए ये है संभल का इतिहास। जिस संभल में आज लोग कह रहे हैं कि वहां जय श्री राम के नारे लग गए इसलिए लोगों को गुस्सा आ गया, इसलिए पत्थर चल गए, उस संभल में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है, कितनों को गुस्सा आया, पत्थर चले क्या? हिंदुओं ने तो सामान लपेटा और अपनी जान बचाने के लिए निकल गए, मंदिरों पे ताला लगा दिया, पत्थर तो नहीं चलाया। संभल में जो सालों से बंद पड़े मंदिर मिल रहे हैं उसकी एक वजह इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ चल रहा अभियान है, जिसके तहत आज बिजली विभाग की टीम संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची। बिजली विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि पहले जब उन्होंने सपा सांसद के घर पर मीटर लगाने की कोशिश की तो उन्हें विरोध झेलना पड़ा था, इसलिए आज खुद ASP और CO भी बिजली विभाग की टीम के साथ मौजूद रहे। यही नहीं, कोई बवाल ना हो इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और RAF के जवान भी बिजली विभाग की टीम के साथ पहुंचे। आप सोचिए क्या उस इलाके का माहौल होगा आम आदमी के लिए, जहां एक बिजली का मीटर लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को फौज लेके एक तरीके से जानी पड़ रही। आप सोचिए उस इलाके का माहौल। सपा सांसद के घर के बाहर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देके फिर आपको संभल में बिजली चोरी पर CM योगी ने विधानसभा में क्या कहा था वो भी दिखाऊंगा। जियाउर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल से, उनके घर पे देखिए जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है। एडिशनल SP और CO जो है वो साथ में देखिए आपको नजर आएंगे और इसके साथ में देखिए यहाँ पर जो तमाम टीम है वो पहुंची हुई है। और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के साथ यहाँ देखिए जो सांसद के घर पे जो ये मीटर है वो लाया गया है, इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो लाया गया है। सर किस लिए आए हैं आप लोग? लगाया जा रहा है अब मीटर लगाया जा रहा है जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो मीटर नहीं था जब मीटर लगा हुआ था, क्या वजह है कि आप लोग इतनी फोर्स के साथ मीटर लगाने के लिए पहुंचे? अब बेसिकली हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं। बताइए, मीटर लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ रही है। यह है संभल में जो जमीनी हकीकत।